Hello friends, hope you are good at your home with your families. I am Ritik Pal and I welcome you to our channel Conceptual Basic Studies, where we help building up your concept which make your studies simpler. As I was getting request of starting class 11 course, so first of all I would like to introduce class 11 students to class 11th. अभी वैसे 10th क्लास के रिजल्ट आए नहीं है, कुछ जो पुराने पेपर बचे हुए थे उन्हें भी आगे शेड्यूल किया जा रहा है। तो हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स काफी कॉन्फिडेंट हो कि आपको क्या सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी या कॉमर्स या दूसरी स्ट्रीम के, या फिर हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स कुछ डाउट में हो, थोड़े डरे हुए हो कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा, सब्जेक्ट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, पढ़ाई कब शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे। कुछ बच्चे जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है वो भी अभी कुछ डाउट में हो सकते हैं कि पढ़ाई स्टार्ट तो कर दी है लेकिन अब इसे कंटिन्यू कैसे किया जाए, कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कौन सी बुक सॉल्व करी जाए, कौन सी बुक से पढ़ा जाए, कौन सी एग्जाम पे फोकस किया जाए, स्कूल एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, थ्योरी कितनी पढ़नी है, क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक सॉल्व करनी है, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो मेरा आप सबके लिए एक ही सजेशन है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, चिल रिलैक्स, भाई आए सब कुछ बताएगा। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहूंगा। 10th क्लास के बाद जो आपकी स्टडीज होती है वो स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, जिसमें 3 मेन स्ट्रीम्स आती है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। उसको ह्यूमैनिटीज या सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो आपके पास 3 मेन स्ट्रीम्स हो गई, पहली साइंस, दूसरी कॉमर्स और तीसरी ह्यूमैनिटीज। अलग अलग स्ट्रीम्स में अलग अलग करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आप में कितनी कैपेबिलिटी है और आप कितनी मेहनत करते हैं किस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करके। तो ये कुछ स्ट्रीम्स हुई हैं। आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज करके अपनी स्ट्रीम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्ट्रीम में आगे जाना है, साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स में जाना है या ह्यूमैनिटीज में जाना है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट कर सकते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन में, कि आपकी कैपेबिलिटी कितनी है, आप में कितना टैलेंट है कि आप उसमें कितना परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, फैमिली का सपोर्ट कितना है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना है, सोसाइटी का सपोर्ट कितना है, करियर ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, आप किस करियर ऑप्शन को ऑप्ट करके सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आपको सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके फिर अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करनी है, दैट इज आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं। मैं साइंस स्ट्रीम के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ। साइंस स्ट्रीम आगे डिवाइड होती है 2 सब स्ट्रीम्स में, 2 सब स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है साइंस स्ट्रीम। पहला है मैथमेटिक्स, दूसरा है बायोलॉजी। साइंस स्ट्रीम की 2 सब स्ट्रीम्स मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। अगर आप मैथमेटिक्स स्ट्रीम ऑप्ट करते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट कहलाता है वो होता है PCM, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो उसके साथ आपके 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आपका सब्जेक्ट कहलाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और वहीं अगर आप बायोलॉजी एज अ स्ट्रीम सिलेक्ट करते हैं तो आपका सब्जेक्ट कहलाता है PCB, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मतलब अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं तो उसके साथ 2 कंपलसरी सब्जेक्ट और आते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो आपका सब्जेक्ट बन जाता है PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो ये हुआ PCM और ये हुआ PCB, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए। आपको अपने आप को एनालाइज करना है कि आप किस स्ट्रीम को कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आपके पास कैपेबिलिटी कितनी है किस स्ट्रीम में सक्सेसफुल होने की। कई स्टूडेंट्स बायोलॉजी इसीलिए ऑप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो मैथमेटिक्स लेना नहीं चाहते, वो मैथ से डरते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हम बायोलॉजी स्ट्रीम ले लेते हैं। कई लोग जेन्युइनली अट्रैक्टेड होते हैं बायोलॉजी की तरफ, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैथमेटिक्स हमें अच्छा नहीं लगता तो हम बायोलॉजी ऑप्ट कर लेते हैं। मैं ऐसे कई स्टूडेंट से मिल चुका हूं। लेकिन अगर आप ऐसा करें तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप ऑप्ट करते हैं मैथमेटिक्स से बचने के लिए तो वही आपको फिजिक्स मिल जाता है। जो फिजिक्स है वो पूरी तरह से मैथमेटिक्स बेस्ड है। फिजिक्स का आपका अगर आप स्टार्टिंग करना चाहेंगे तो फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में एक चैप्टर मिल जाएगा मैथमेटिकल टूल्स, सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। वो सम बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में आपको ऑलमोस्ट पूरा मैथमेटिक्स पढ़ा दिया जाएगा। कैलकुलस वाला पार्ट हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, लीनियर इक्वेशंस हो, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हुआ कैलकुलस के अंदर आ गया वो, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कई चीजें बता दी जाती है, बायनोमियल एक्सपांशन बता दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें, ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स के अंदर पहले ही पढ़ा दी जाती है मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, क्योंकि फिजिक्स पूरी तरह से मैथमेटिक्स बेस्ड ही हो जाता है। मैथ्स एक टूल का काम करता है जो फिजिक्स को आगे बढ़ाने में काम में आता है। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए अगर आप बायोलॉजी इसलिए ऑप्ट करना चाहते हैं ताकि आप मैथमेटिक्स से बच सके या मैथमेटिक्स आप पीछे छोड़ के आ सके, तो ऐसा नहीं है। सेम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के साथ भी होता है कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स मैथ से बचना चाहते हैं इसलिए कॉमर्स ऑप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर वही आगे जाके उनको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स मिल ही जाता है। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आज एमबीए कर रहे हैं या बीकॉम एमकॉम कर रहे हैं, तो वो मुझसे मैथमेटिक्स के कई डाउट्स पूछने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो पीछे मैथमेटिक्स को छोड़ के आ चुके हैं, लेकिन अब आगे जाके फिर से उनको मैथमेटिक्स दूसरे फॉर्म में मिल चुका है। तो अगर आप मैथ्स से डरना चाहते हैं तो उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको मैथ्स से लड़ना जरूर पड़ेगा। उसका एक ही ऑप्शन है, मैथ्स को सीख जाओ। मैथ्स से भागने की बजाय मैथ्स को सीखना पड़ेगा। आपको पूरी लाइफ टाइम कहीं ना कहीं आपको मैथ्स आगे मिलेगा ही सही। तो इसका एक ऑप्शन बहुत अच्छा है कि मैथ्स को सीख जाए। तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी साइंस स्ट्रीम में। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहा हूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और आप इंजीनियरिंग एज ए करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक ऑलमोस्ट कंपलसरी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, दैट इज जेईई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। ऑलमोस्ट कंपलसरी इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो आजकल इसी एग्जाम के बेसिस पे एंट्रेंस देते हैं। एडमिशन आपको अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेना है तो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो जेईई के अलावा दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडमिशन देते हैं, जैसे सीईटी हुआ, बीआईटी हुआ, वीआईटी हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में काम में आते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस जो है वो जेईई को एज अ बेस मान के एंट्रेंस देते हैं। वहीं अगर आप बायोलॉजी सिलेक्ट करके, पीसीबी सिलेक्ट करके मेडिकल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड मतलब डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसमें आपका MBBS आ जाता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। या आयुर्वेदिक फील्ड में जाना चाहते हैं, या होम्योपैथी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, या डेंटल फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो जो जो फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, तो उसके लिए आपको एक कंपलसरी एग्जाम NEET, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, नीट, ये एग्जाम आपको देना ही पड़ेगा। ये तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस के लिए ही कंपलसरी होता है। कुछ डेंटल कॉलेजेस या कुछ आयुर्वेदिक कॉलेजेस के लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम हो भी सकता है, लेकिन अभी गवर्नमेंट के नियम है कि नीट एग्जाम मेडिकल फील्ड के लिए जरूरी होता है। वहीं इंजीनियरिंग के लिए अगर आपको बीई या बीटेक करना है, इंजीनियरिंग के अंदर जो आपको डिग्री मिलती है वो बीई या बीटेक की मिलती है, तो अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है तो आपको जेईई देना जरूरी है। तो ये दो एग्जाम्स हुई एंट्रेंस एग्जाम। या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जाती है पीसीएम पीसीबी फील्ड में। कॉमर्स फील्ड में भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं और आर्ट्स फील्ड में भी होती है, लेकिन हमें यहाँ पर इन दो को डिस्कस करना है। तो जेईई जो होती है वो 2 स्टेजेस में कंडक्ट होने वाली एग्जाम्स हैं। 2 स्टेजेस इसलिए क्योंकि 2 अलग अलग एग्जाम्स नहीं है, 2 स्टेजेस में होने वाली एग्जाम्स है कि अगर आपको सेकंड स्टेज में अपीयर होना है तो आपको फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आपको सेकंड स्टेज में अपीयर होना है तो आपको फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तब आप सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल होते हो। तो जेईई 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज कहलाता है जेईई मेंस। जेईई मेंस आपका फर्स्ट स्टेज एग्जाम हुआ यहाँ पे, और जो सेकंड स्टेज एग्जाम है वो है जेईई एडवांस्ड या जेईई एडवांस। जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ये 2 स्टेजेस में एग्जाम्स होती है जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। जो नीट होती है वो सिंगल स्टेज एग्जाम है, इसके अंदर कोई स्टेजेस नहीं होती, कोई अलग अलग टाइप्स के एग्जाम्स नहीं होते। पहले इसके अलग अलग एग्जाम्स होते थे, आईआईटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करते थे, AIEEE होती थी एनआईटीज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वो है आईआईटी हिरार्की में चलते हैं। जो सबसे टॉप पे कॉलेज आता है वो आईआईटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो सेकंड नंबर पे आता है वो होता है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं, दैट इज एमएचआरडी को अलग से कैटेगराइज करती है। और ट्रिपल आईटीज होता है,
IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस में आते हैं इसमें से कुछ। तो ये अलग अलग हिरार्की में चलते हैं। फिर आपके कुछ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस या ऑटोनॉमस कॉलेजेस। तो अलग अलग इस तरह से हिरार्की चलती है। तो पहले इनके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, इन सबके अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते थे, लेकिन अब उन सबको कंबाइन करके एक एग्जाम बना दिया गया, दैट इज जेईई, जिसमें जेईई मेंस जो होता है वो कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस प्लस एनआईटी और IIIT इनमें एडमिशन के लिए काम में आता है। ये सारे जो कॉलेजेस हैं वो जेईई मेंस के बेसिस पे एडमिशन देते हैं। और वहीं जेईई एडवांस जो होता है वो आईआईटी के सिलेक्शन के लिए काम में आता है। अगर आपको आईआईटी में सिलेक्ट होना है तो आपको जेईई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा और उसमें रैंक सिक्योर करनी पड़ेगी अच्छी। अगर आपकी जेईई एडवांस में अच्छी रैंक नहीं है, आपने क्वालिफाई भी कर लिया लेकिन आपकी रैंक अच्छी नहीं है, तो आपको आईआईटी में एडमिशन मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सीट्स की बात होती है। जो आईआईटी है वो टोटल 23 नंबर है इंडिया में, अभी 23 आईआईटी है जिनके अंदर टोटल 12,000 करीब सीट्स हैं, 12,000 सीट्स हैं आईआईटी में। एनआईटी जो है वो 30 से 32 कुछ नंबर में है और उसके अंदर 35,000 कुछ सीट्स हैं। तो आपको ये नंबर देख के अभी खुश नहीं होना है, क्योंकि आपके पास जो कंपटीशन है वो करीब 15 लाख का है। 15 लाख स्टूडेंट्स, 10 to 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल जेईई मेंस, जेईई एडवांस देते हैं, जेईई मेंस देते हैं। जेईई मेंस देने वाले 15 लाख स्टूडेंट्स होते हैं। इसमें से 2,25,000 ये हर साल नंबर थोड़ा चेंज भी होता है, इतने बच्चे सिलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस देने के लिए। कैटेगरी वाइज अलग अलग भी होते हैं, तो ये 2,25,000 टोटल स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं जेईई एडवांस देने के लिए, और उनमें से सिलेक्ट होते हैं 12,000 बच्चे आईआईटीज में। दैट इज, अगर आप सिलेक्शन रेशियो देखना चाहो तो ये 1% का सिलेक्शन रेशियो है। 1% बच्चे ही आईआईटीज में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है, आपको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी। उसी तरह से नीट एग्जाम का भी ऐसे ही चलता है कि ये तो सिंगल फेज एंट्रेंस एग्जाम है, कोई अलग अलग स्टेजेस में नहीं होती। एमबीबीएस, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी अलग अलग तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कोर्सेज इसमें से। इसमें क्या होता है, आप कॉलेजेस को दो क्राइटेरिया में डिवाइड कर देते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। यहां पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज आप दो अलग अलग कॉलेजेस में इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप यहां पर जो डिफरेंशिएशन का पॉइंट होता है वो सिर्फ फीस का होता है, सिर्फ फीस का। एजुकेशन लेवल में आप डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मेन डिफरेंस होता है वो फीस का हम कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल लेवल कितना है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो फीस रहती है वो पर ईयर 50,000 से 1 लाख तक की जा सकती है। अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलग अलग हो सकता है। मैं एवरेज बता रहा हूं कि 50,000 से 1 लाख रुपीज अगर पर ईयर फीस है, तो वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में ये 4 to 5 लाख तक की भी हो सकती है, मतलब इससे 5 टाइम्स ज्यादा, ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स ज्यादा पर ईयर। तो यहां पर आप अगर ऑप्ट करना चाहें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। अब जेईई और नीट एग्जाम्स के बारे में कुछ बताया जाए। जो जेईई एग्जाम होता है वो 2 फेज में होता है, जेईई मेंस और जेईई एडवांस। जेईई मेंस जो होता है उसमें तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। जेईई मेंस जो होता है उसमें तीनों सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और तीनों का जो वेटेज होता है वो इक्वल होता है, तीनों का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है। इससे पहले तक के 2019 तक के इसका डिस्ट्रीब्यूशन चलता था 30 क्वेश्चंस ईच, हर सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चंस आते थे। टोटल क्वेश्चंस 90, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 360 पर सब्जेक्ट, 120 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। गलत करने पर -1, दैट इज 1 मार्क डिडक्ट होता है क्वेश्चन गलत करने पर। तो स्कीम चलती है +4 -1 की।
तो ये इससे पहले तक की चलता था। 2020 से सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब आपके ये 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 25 क्वेश्चंस ईच, हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन। ये जो 25 क्वेश्चंस है ये भी डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में, दो सेक्शंस में, 20+5, 20+5, 20+5, दो सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। ये जो 20 क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक कोई सा उसमें से सही होगा, सिंगल करेक्ट टाइप। और ये जो 5 क्वेश्चंस होते हैं ये नए तरह के क्वेश्चन जेई ने इंट्रोड्यूस करे, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे, उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इस तरीके से उसका कुछ आंसर का पैटर्न होता है, इंटीजर पार्ट, फिर डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट। तो इसको आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ता है आंसर को, कि अगर आपका आंसर 2 आया तो 2.000, उसके पहले भी 0 लगा सकता है। इसका एक तरीका है कि अगर आप आंसर 2 लिखोगे तो भी सही रहेगा। वो रूल्स चेंज होते हैं, वो रूल्स चेंज हो सकते हैं, आपको करंट रूल देखना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग क्या है। वैसा अभी तक के जहां तक मैंने रूल्स देखे हैं उसका आंसर अगर आप 2 लिखें तो भी सही रहेगा, 2.0 लिखेंगे तो भी सही रहेगा, 2.00 लिखे तो भी सही रहेगा। तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो वेटेज अभी भी सेम है, 25 क्वेश्चंस ईच, टोटल क्वेश्चन 75, टोटल मार्क्स 300 पर सब्जेक्ट देखें तो 100 मार्क्स ईच। वहीं पे अगर हम नीट के एग्जाम्स को देखना चाहें, नीट का एग्जाम जो होता है वो सिंगल फेज एग्जाम होता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें थोड़ा सा अलग होता है, सब्जेक्ट तो तीनों आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, लेकिन यहां पर वेटेज थोड़ा सा अलग होता है। यहां पर आते हैं फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के आते हैं 45 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं 90। बायोलॉजी का वेटेज इसमें थोड़ा सा ज्यादा होता है, 45 क्वेश्चंस एंड 90 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच। तो पर सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो फिजिक्स हो गया 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री हो गया 180 मार्क्स का और बायोलॉजी हो गया 360 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस देखे जाए तो टोटल क्वेश्चंस होगा 180 और टोटल मार्क्स होगा 720, 4 मार्क्स ईच। 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है, 180 और 360 में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। टोटल 180 क्वेश्चंस। गलत करने पर -1 डिडक्ट हो जाता है 1 नंबर, सही करने पर 4 मार्क्स, गलत करने पर 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। +4 -1 की स्कीम यहां पर भी चलती है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता यहाँ पर, बायोलॉजी का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री से। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी का अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेटेज चलता है, 45 चलता है, कभी कोई दूसरे पार्ट में ज्यादा हो सकते हैं। तो ये वो आपका नीट एग्जाम के बारे में, ये वो आपका जेई मेंस एग्जाम के बारे में। जेई एडवांस का पैटर्न जो होता है वो हर साल थोड़ा चेंज होते रहता है, वो डिपेंड करता है आप मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग, कि रूल्स उस ईयर किस अकॉर्डिंग बने हैं। उनका पैटर्न में सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, मैट्रिक्स मैच टाइप आते हैं, इंटीजर वैल्यू टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उसका पैटर्न हम कभी और दूसरे वीडियो में देखेंगे और डिटेल में समझेंगे उसको। तो पहले ये हुआ जेई मेंस और जेई नीट के बारे में। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए। अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस के बारे में देखा जाए, कई स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप पहले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करें या हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें। तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है कि आप अलग अलग तैयारी क्यों करना चाहते हैं। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और आपका जो बोर्ड एग्जाम या स्कूल के एग्जाम्स हैं उनकी अलग से तैयारी करने की क्या जरूरत है। आपको उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेबस है बोर्ड एग्जाम का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब अगर आप 12th क्लास का सिलेबस देखें, 11th और 12th का, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के जो बेसिस होती है वो एनसीईआरटी बेस्ड होता है पूरा सिलेबस, कोई दूसरी बुक्स को रेफर नहीं किया जाता। इससे पहले अलग बुक्स भी चलती थी, लेकिन अभी जो हमारे गवर्नमेंट के नियम है उसके अकॉर्डिंग हर बोर्ड में, हर तरह का स्टेट बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो, वहां पर एक ही बुक चलेगी, दैट इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेबस बनता है। वहीं अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो तो वो भी पूरी तरह से बेस्ड है एनसीईआरटी पे। तो अगर आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और आपके स्कूल बोर्ड के एग्जाम्स
दोनों एनसीईआरटी पे बेस्ड है, तो आप अलग अलग तैयारी क्यों करना चाहते हैं? दोनों की तैयारी एक ही साथ करनी आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि अगर आप 11th और 12th एक साथ पढ़ते हुए उसी के साथ में जेईई और नीट की तैयारी करते हैं, तो ये आप ज्यादा इफेक्टिव वे में तैयारी कर पाएंगे। वहीं अगर आप स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स की बात करें, तो उसके एग्जाम्स में स्पेशल क्या होता है कि उसमें आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मतलब आपके पास नॉलेज तो सेम गेन करना है। मतलब अगर मैं मोशन की डेफिनेशन देना चाहूँ, तो मैं अगर कोई बोर्ड एग्जाम वाले को पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वाले को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उनको सेम डेफिनेशन दूंगा। अ बॉडी विच चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट इज सेड टू बी इन मोशन। यही डेफिनेशन मैं बोर्ड वाले के लिए भी दूंगा और यही डेफिनेशन मैं कॉम्पिटेटिव वाले के लिए भी दूंगा। डिफरेंस ये आएगा कि मुझे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले को और थोड़ा डिटेल में ले जाना पड़ेगा, मतलब उसका कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा मोशन से रिलेटेड। बोर्ड एग्जाम वाले को डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है, डिफरेंसेस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वहां पे कम आते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। मेन आपका जो फोकस होना चाहिए वो कंसेप्ट बिल्डिंग पे होता है। कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब आप हर सब्जेक्ट को जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में पढ़िए। आप सिर्फ डेफिनेशन या सिर्फ इतने टाइप का इतना कोर्स आ रहा है वही पढ़ना है, इस पे फोकस नहीं करना है। आपका मेन फोकस होना चाहिए फंडामेंटल्स बिल्ड करना, बेसिक्स बिल्ड करना, कंसेप्ट बिल्ड करना। अगर आपने कंसेप्ट अच्छी तरीके से बिल्ड कर लिया तो आपके यहाँ पे जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम्स दोनों की तैयारी एक साथ ही होती रहेगी। बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपको एडिशनल टाइम थोड़ा सा देना पड़ सकता है, वो जब आपके बोर्ड एग्जाम्स पास में आएंगे तब भी दे सकते हैं। वहां पर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस मतलब आपको पता है कि आपको क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, अब उस क्वेश्चन का आपको कंसेप्ट पता है कि आपको क्या लिखना है, बस उसको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पूरा स्टेटमेंट कैसे बनते हैं, डायग्राम्स, सही तरीके से डायग्राम्स बनाना। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर डायग्राम्स बहुत मैटर करते हैं। आप डायग्राम्स बनाओ, डायग्राम के अंदर उसका सही तरीके से लेबलिंग करो, उसका रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से करो, उसको एक्सप्लेन पूरी तरीके से करो, तो वहां पर आपका एक स्पेशल पार्ट हो जाएगा बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए। वो भी हम सीखेंगे हमारे वीडियोस में आगे जब हम जाएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी अलग से करवाएंगे, तो उसमें हम वो चीजें भी धीरे धीरे करके सीखेंगे कि आपके आंसर राइटिंग कैसे अच्छी करी जा सकती है। लेकिन अभी तो हमारा एक ही काम है कि हम पढ़ें और कंसेप्ट बिल्ड करें। 11th और 12th क्लास दोनों क्लासेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप साथ में पढ़ते हुए चलो। आपको करना क्या है, आपको कंसेप्ट बिल्ड करना है। आप जितनी ज्यादा अच्छे हो सके थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करो, थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कर लिया उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अपीयर होना चाहते हो तो आपको क्वेश्चन जितने ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करना है। मेरा एक टारगेट रहता है कि आपको पर डे पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। पर डे पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस, हर एक दिन हर सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस। जो 11th क्लास में भी शुरुआत कर रहे हो उनके लिए ये करना भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपने भी इतना पढ़ा ही नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ एक दिन में। धीरे धीरे करके वो प्रैक्टिस आगे बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको ये फॉलो करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतना आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में काम आएगा, उतने आपको नए तरह के कंसेप्ट मिलेंगे। हर क्वेश्चन में नया तरह का कंसेप्ट रहता है। आप अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं होना चाहिए, उसके कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन होना चाहिए। उसमें आपने किस तरह से सॉल्व करा, उससे आपको क्या सीखने को मिला। सिर्फ क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना आपका मेन फोकस यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ना यहाँ पे जरूरी होता है कि उस क्वेश्चन में आपने किस तरह से क्या कंसेप्ट लगाया और किस तरह से सॉल्व हुआ। सबसे जो कॉमन मिस्टेक होती है वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हम हटा भी थे तो आपका कंसेप्ट सही लगा या नहीं लगा, कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था और आपने उसके अंदर क्या कंसेप्ट लगाया, उसको किस तरह से सॉल्व किया। तो ये हुआ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड। आप बुक्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए जो मैं पहले बोल चुका हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेसिस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। एनसीईआरटी पे ना ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अपीयर करना बहुत अधूरी बात हो जाएगी। तो एनसीईआरटी तो बिल्कुल बेसिस है इन एग्जाम्स का। दूसरी बुक्स आप दूसरी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कोई बुक्स का कोई सोर्सेज का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ बुक्स आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। HC वर्मा आप सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के लिए, और पियर्सन सॉल्व कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेल्फ स्कोरर सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करना है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है तो आप दूसरी बेसिक लेवल की बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे प्रदीप हुई, एस चांद हुई, ABC हुई, कॉम्प्रिहेंसिव हुई। ये कुछ बुक्स है जो आपके बेसिक्स डेवलप करेगी। एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा
ज्यादा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है चीजें। तो उसको पढ़ने के लिए आप कुछ बेसिक लेवल की दूसरी अल्टरनेटिव बुक्स ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे प्रदीप हुई, एबीसी हुई, कॉम्प्रिहेंसिव हुई। इन बुक्स से आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में थ्योरी पता चल जाएगी। क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो बहुत सारी दूसरी बुक्स है, जैसे एचसी वर्मा है और पियर्सन है, यूनिवर्सल सेल स्कोरर है, मैथमेटिक्स के अलग बुक्स है, केमिस्ट्री के अलग बुक्स है, वो मैं एक एक करके बताते जाऊंगा। अभी आपके पास में जो टाइम है उसको सही तरह से यूटिलाइज करें। अगर अभी आपके बोर्ड के रिजल्ट्स नहीं भी आए हैं तो भी आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये जो हमारे पास टाइम है बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। हम इस टाइम में जितना ज्यादा हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 11th क्लास का। कम से कम 11th का जितना ज्यादा हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको 12th क्लास में फायदा मिलेगा। 12th क्लास के अंदर आप अभी से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप 12th भी स्टार्ट करेंगे और रिविजन के लिए उतना ज्यादा आपको टाइम मिल पाएगा। तो इस टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करें। अभी आप बाहर तो जा नहीं सकते, लॉकडाउन चल रहा है, तो आप ऑनलाइन सोर्सेज से हेल्प लीजिए। जैसा कि हमने प्रधानमंत्री जी ने कहा, हमें आत्मनिर्भर बनना है, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। यही आपके ऊपर भी अप्लाई होती है चीजें, कि आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत अब नहीं है कि मेरा दोस्त के साथ में पढ़ाई होती है, अगर मेरा दोस्त नहीं है तो मेरी पढ़ाई कैसे होगी। मेरा स्कूल का टीचर मेरा फेवरेट टीचर था, मैं उसी से पढ़ पाता हूँ, दूसरे से नहीं पढ़ पाता, या कोचिंग है या नहीं है, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब आपको अपने ऊपर ही डिपेंड होना है, सेल्फ रिलायंट होना है, कि आपको खुद से पढ़ना है। आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, वहां से आप मटेरियल निकालें। बहुत सारा मटेरियल है, जो आपको बुक्स डाउनलोड करनी है आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं किसी सोर्सेज का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करूंगा, लेकिन आप वहां से ढूंढ सकते हैं। आप खुद से ढूंढें, खुद से निकालें चीजें, बुक्स सोर्सेज निकालें। फिर मैं वीडियोस आपके शेयर ही कर रहा हूँ, जो भी आपको हेल्प लगेगी वो आप मुझे बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बिल्कुल बनाएंगे। आपको सजेस्ट करते जाएंगे कि आप ये चीजें सॉल्व करें। करना क्या है, पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ये टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरह से यूटिलाइज करो और इसमें जितना ज्यादा हो सके उतना इसको बेनिफिशियल बनाया जाए। तो यहां तक आपको क्लियर होगा पूरा। आपके सब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताया मैंने, पीसीएम और पीसीबी जो आपका आने वाला सब्जेक्ट है। आपको जो डिग्रीज आगे परस्यू करनी पड़ सकती है वो ये है, ये बेस्ट ऑप्शन है। और भी दूसरे ऑप्शन है, IITs NITs को छोड़ के IISER भी दूसरे, IIST भी है, और अलग अलग तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही आपका एक एंड पॉइंट है, ऐसा आपके पास बहुत सारे एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के गोल्स हो सकते हैं हर किसी इंसान के। लेकिन ये आपके लिए कुछ एक बेसिक्स था कि अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको ये एग्जाम्स देने पड़ेंगे। एक और चीज मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, आपके पढ़ने का तरीका, कि जैसे अभी तक आप 10th क्लास तक पढ़ते हुए आ रहे थे और आप 11th और 12th में आए हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका पूरा फेज ट्रांजिशन हो चुका है। आपको एक नया फेज आपकी, एक और चीज मैं यहाँ से आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आपका पढ़ने का तरीका। 10th क्लास से 11th क्लास में आने में आपका पूरा एक फेज ट्रांजिशन हो गया है। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ का एक नया फेज चालू हो चुका है, पूरा एक डिफरेंट फेज है। 10th क्लास तक के आपका जो पढ़ने का तरीका था आपको पूरी तरीके से छोड़ना पड़ेगा। 11th क्लास की लर्निंग स्टार्ट करने से पहले आपको अनलर्न करना पड़ेगा चीजें, जो आपने पुराने तरीके अपना रखे हैं या पुरानी कुछ चीजें अपना रखी है उनको पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग सही तरीका भी अपना रहे हो, लेकिन जो मैंने अभी तक की जनरल ट्रेंड देखा है 10th क्लास तक का, उनके पास क्या रहता है कि उनके पास एक डेफिनेट सिलेबस होता है कि हमें इतनी चीजें पढ़नी है, इतनी चीजें में से एग्जाम में आएगा तो वही की वही हम लिख देंगे। आपके नोट्स आपके पास अवेलेबल होते थे, वो नोट्स को आप वैसे कैसे याद कर लेते थे और वही एग्जाम में अगर लिख दे तो वही की वही आपको नंबर मिल जाता है। लेकिन अब 11th और 12th क्लास के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना जरूरी है, तो आपको अभी से उसकी तैयारी चालू रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 11th क्लास अभी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए फिर 12th क्लास में बोर्ड की तैयारी कर लें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप 12th के बाद में दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अभी से तैयारी उसकी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अभी से आप तैयारी चालू करोगे तब आप 12th क्लास के लास्ट में जाके बोल सकते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयार हैं। तो उसकी तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर चीज के बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। आप सिर्फ इतना लिमिटेड कोर्स है, इतना पढ़ के सफिशिएंट हो जाए, ऐसा नहीं है। अब आपके पास में बहुत फास्ट कोर्स है। 11th क्लास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। मतलब मेरे स्कूल लाइफ के अंदर जो मेरी सबसे इंटरेस्टिंग क्लास रही थी
फ्रॉम LKG टू 12th सबसे इंटरेस्टिंग क्लास जो रहती है वो क्लास 11th है, क्योंकि 11th क्लास के अंदर इतनी सारी चीजें होती है सीखने के लिए, मतलब इतनी नई चीजें मिलती हैं आपको। हो सकता है आपने पहले पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, लेकिन अब आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेगा, बहुत नई चीजें देखने को मिलेगा। तो वो नई चीजों को सीखो, उससे अडेप्ट करो, आप चेंज को अडेप्ट करो कि आपको पढ़ने के तरीके में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो चेंजेस अगर आप अडेप्ट जितनी जल्दी कर पाएंगे, आप उतना ज्यादा इस फील्ड में आगे सक्सेस पा पाएंगे। तो चेंज करना पड़ेगा आपको, पहली बात अनलर्न करनी पड़ेगी पुरानी चीजें, जो पुराने आपके पढ़ने के तरीके थे या जो भी था वो आपको बदलना पड़ेगा। अब आपको नई तरीके से चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको जो हेल्प लगेगी वो आप बता सकते हैं, सजेशंस में बता सकते हैं कमेंट करके, तो वो हम बिल्कुल आपको सजेस्ट करेंगे, बिल्कुल आपको गाइड करेंगे। उसके लिए आप बस फॉलो करते जाइए टिप्स कि आपको कंसेप्ट्स पे काम करना है। आप थ्योरी जितनी ज्यादा हो सके उतनी स्ट्रांग करें, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे आपके कंसेप्ट्स और स्ट्रांग होते जाए। तो ये था आपके लिए कुछ 11th क्लास के लिए टिप्स। आपको जेई और नीट के बारे में मैंने कुछ बेसिक आइडिया बताया कि ऐसा ऐसा होता है, पेपर का पैटर्न बताया, क्वेश्चन कितने आते हैं, मार्क्स कैसे होते हैं, और क्वेश्चन के पैटर्न भी कुछ चेंज होते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस बता सकते हैं, अपने रिव्यूज बता सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हैं। तो इट्स टाइम टू टेक लीव। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिलीज, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।